पाकिस्तान फौज तैयार हो गई है और जंगी मोड में चली गई है और तमाम सोल्जर ख्वा उसका ताल्लुक किसी भी कैडर के साथ है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार बैठा हुआ है, बल्कि मोर्चों की तरफ रवानगी हो चुकी है। क्या पाकिस्तान जंग लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और नीलम वैली की जो रोड है उसके आज रात बंद होने के इम्कानात हैं और ये जो बंदिश है ये होगी इंडिया की तरफ से और उसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम अपना एक्टिव कर दिया है, कहां एक्टिव किया है और इसका क्या मतलब हो सकता है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और ये क्यों कहा जा रहा है कि मरीदके के अंदर हमला हो सकता है, बहावलपुर के अंदर हमला हो सकता है, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील से बताया जाएगा। और इसके साथ साथ इस वक्त जो फौजी क़यादत है उनका बैकग्राउंड क्या है, वो बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है, उससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के मसल्स कितने तगड़े हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो कमर्शियल फ्लाइट्स बंद की हैं इंडिया की, उसकी वजह क्या हो सकती है, इसके अंदर एक टेक्निकल रीजन है। वो जो टेक्निकल रीजन है जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने इस मरतबा इनकी कमर्शियल फ्लाइट्स क्यों बंद की है, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और पाकिस्तान ने फैसला क्या किया है इस जंग के जरिए, या ये जो सूरत हाल है इससे पाकिस्तान अचीव क्या करना चाहता है, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर है आपके लिए कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 साल के बाद, बल्कि 10 साल के बाद पहली मरतबा ये मरहला है कि तमाम सियासी जमातों ने एक इत्तफाक राय कर लिया है कि जब तक ये इंडिया और पाकिस्तान की सूरत हाल ठीक नहीं होती उस वक्त तक कोई शख्स सियासी बयान नहीं देगा, ना अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयान देगा, ना एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएगा, ना एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंका जाएगा। और ये फैसला किस किस ने किया है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अंदर शामिल है या नहीं है, ये एक बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेक थ्रू है जो हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुखातिब हूं इंडियन व्यूअर्स से जो इस वक्त हमारा व्लॉग देख रहे हैं। बहुत से लोगों के मैंने कमेंट्स देखे, हर बंदा एक तरह का नहीं होता, लेकिन ये जो आरएसएस मेंटालिटी के लोग हैं, ये जो धमकियां दे रहे हैं, इनका मैंने कहा थोड़ा सा जवाब देते चलें। तो ये जो मोदी पे आपको ओवर कॉन्फिडेंस है ना, सबसे पहले तो इसे खत्म करें। याद रखें, आपने हमें धमकी दी है कि आप हमारा पानी बंद करेंगे और अगर पानी बंद होता है तो हम आपके डैम उड़ा देंगे, ये बात याद रखिएगा। और तो एक बात आप और भूल जाते हैं कि हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ, ये थोड़ा आरएसएस वाले जाहिल होते हैं। तो मैंने बता दूं कि एनपीटी ना साइन करने का मतलब यह है कि अगर हमें यह खतरा फील हुआ कि आप कोई हरकत ऐसी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो हमने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है ये हम पहले यूज कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और एक बात जरूर हो सकता है आपको ये बुरी लगे, यकीनन बुरी लगेगी। पिछली दफा हम आए थे ना तो 700 साल नहीं गए थे, इस दफा हमें जबरदस्ती चैलेंज मत करो, ठीक है? आप भी अमन से रहिए, हमें भी अमन से रहने दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बंद करो, टीटीपी की हिमायत बंद करो और बंदे के पुत्र बन के रहो तो सब ठीक हो जाएगा। अदरवाइज हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि हमारी साइड से हम क्या क्या कर रहे हैं और आपकी धुलाई हम कैसे कैसे करने लगे हैं। तो डिटेल से स्टोरी जानते हैं जावेद चौधरी साहब। अब मुझे आप इस वक्त ना इंडियन एंकर लग रहे हो जो जिनके मुंह से झाग निकल रही होती है और ऐसा लगता है कि वो गमला उठा के अपने सर में मार लेंगे, या फिर वो जनरल पक्षी नहीं है, वो ऐसा लगता है कि माइक को चक मारने लगे। तो एक और भी अर्नब गोस्वामी जो है नहीं, मुझे यकीन करो यार, आपके अंदर ऐसी रूह महसूस हो रही है, इंसानों की तरफ बिहेव करो, क्या हो गया यार? नहीं, ये जिस तरह का मुंह वैसी चपेड़ा हमने कहा है, जिस तरह का सवाल ये करते हैं उन्हें जवाब हम अब उसी तरह से। अच्छा, बहरहाल जो सूरत हाल पाकिस्तान की तरफ से वो आपके सामने रखता जाता है। एक तो कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट है इस वक्त और जो हमारी फौज है वो मोर्चों के अंदर तैयार बैठी हुई है। आप ये समझो कि जो राइफल्स हैं उनके अंदर जो बुलेट्स हैं वो बाकायदा चढ़ी हुई हैं और किसी वक्त भी सिर्फ एक ट्राइगर दबाने की देर है और दोनों तरफ से धमाके शुरू हो जाएंगे। दूसरी साइड से इंडिया जो है ना वो भी उसने भी मकबूजा कश्मीर के अंदर प्रॉपर मोर्चे अपने संभाल लिए हुए हैं और वो भी लगा हुआ है। मुझे लगता है कि इस रात कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए कि जो नीलम शारदा रोड है, अगर आप वादी नीलम में गए हुए हैं तो नीलम शारदा रोड जो है ना वो बड़ी सेंसिटिव है, क्योंकि उस साइड पे इंडिया की पोस्टें हैं, इस साइड पे पाकिस्तान की पोस्टें हैं और जब भी सूरत हाल ख़राब होती है तो वो हमेशा नीलम रोड के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके बाद ट्रैफिक जो होती है वो सारी रुक जाती है। तो मुझे ख़तरा है कि कहीं आज रात वहाँ पे अटैक शुरू ना हो जाए, और अगर ये अटैक हो गया तो फिर उसका नतीजा नहीं निकलेगा कि ये रोड बंद हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के पास एक अल्टरनेट रोड है जो कागान वैली की तरफ से आता है, कागान और नीलम के रास्ते के अंदर एक अल्टरनेट रोड है। पाकिस्तान फौरी तौर पर उसकी तरफ से फिर मूव करेगा, उसे एक्टिव करेगा। इस वक्त भी वो एक्टिव है, लेकिन ये क्योंकि ये मेन रोड है तो इस तरफ से ही हमारे ट्रुप्स गए हैं और यहीं से मूवमेंट हो रही है सारी, लेकिन बैक से जो पूरा चैनल है, ये पूरा रास्ता है वो खोल लिया गया। और अगर ये नीलम वैली के अंदर फायरिंग होती है तो ये ज़हन में रखें कि शारदा जो है वो ज़ाहिर है वहाँ पे हमारी अफवाज पाकिस्तान वो है, वहाँ पे फिर ताऊ भट्ट एक बहुत बड़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे पूरी डिवीज़न फ़ौज की होती है वहाँ पे, और वो पूरा जो कश्मीर का इलाका है उसको कवर करती है। तो वहाँ पे हाई अलर्ट है, बिल्कुल जैसे जंग के मोड में चले जाना। तो फ़ौजें जो जंग की मोड में चली गई। फिर
फिर जो हमारी डिफेंस की कोर हैं वो सारी की सारी एक्टिव हो गई हैं, अब वो सरहदों के ऊपर है। और इसके अलावा जो अफवाज पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट चाहिए वो गवर्नमेंट की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, बल्कि पूरा माशरा बड़े अरसे बाद मैंने देखा है कि उसके अंदर कोई तकसीम नहीं है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये 1965 वाली सूरत हाल है जिसमें लोग कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं। तो ये जो इंडिया का ख्याल था ना, ये डिवाइडेड कंट्री है और इसके अंदर उसको वो बड़ा फ़ायदा उठा लेगा, तो वो फ़ायदा मुझे नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। देखो बलूचिस्तान के अंदर से अब कोई आवाज़ नहीं उठ रही, खैबर पख्तूनख्वा से इस वक्त कोई आवाज़ नहीं उठ रही, पंजाब और बाकी तमाम इलाकों से कोई आवाज़ नहीं उठ रही। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एस्टैब्लिशमेंट को फर्स्ट टाइम सपोर्ट करने का फैसला किया। आज ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुआ है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस जमात को। मैं पहले कहता था कि ये गैर मुहब्बे वतन नहीं है, पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी के ऊपर इनका कोई डाउट नहीं करना चाहिए, ये ज़हन में रखें। बाकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते रहते हैं, बल्कि एक बार मुझे जनरल बाजवा ने कहा था कि मुझे इनमें से कोई एक भी सियासतदान पाकिस्तान में आज तक नहीं मिला जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। बाकी इनकी अपनी हैं इख्तलाफात हैं, उसमें बाज़ औक़ात बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद आज आगे बढ़ के ये अंदिया दिया है कि जनाब हमारी तरफ से कोई पॉलिटिकल बयान जब तक ये सूरत हाल ठीक नहीं होती कोई नहीं आएगा। बल्कि गणापुर साहब का थोड़ी देर बाद या सुबह तक एक बयान आ जाएगा जिसमें वो कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर शख्स जो है फौज के साथ लड़ेगा, वो कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा, और हमें अगर खून देना पड़ा तो हम खून देंगे, बिल्कुल बिलावल भुट्टो की तरह। जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा कि दरिया सिंध के अंदर पानी आएगा या फिर खून आएगा। और साथ जावेद लतीफ़ साहब जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करते रहते थे, उनके बड़े इख्तलाफात थे फौज की तरफ से भी और फौज के खिलाफ इनके दिल में भी था कोई, लेकिन उनका बड़ा ज़बरदस्त बयान है कि जनाब हम सब लोग जो लाखों की तादाद में हैं वो जनरल आसिम मनीर के साथ खड़े हैं और हम अपना खून देंगे, और करोड़ों लोग जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं जो आम आदमी हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी उनको जान देनी पड़ी, वो भी पाकिस्तान के लिए देंगे। तो इसी टाइप के बयान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आएंगे। उमर अयूब साहब का एक बयान है, लेकिन उससे भी अच्छा बयान अभी आएगा। फिर इसके साथ साथ बैरिस्टर गौर साहब का बयान आएगा, सुलेमान राजा साहब का बयान आएगा, अहमद रजा साहब का बयान आएगा। तो ये 20-25 लोग जो इस वक्त पार्टी के अंदर बहुत एक्टिव हैं। आप देखिएगा कि अफवाज पाकिस्तान के साथ अपनी हमदर्दी का और हुब्बुल वतनी का और मोहब्बत का इजहार करेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। इसके बदले में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सियासी तौर पे सरेंडर कर दिया है, और उन्होंने भी फैसला किया है कि हमारी तरफ से कोई शख्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा जब तक ये सूरत हाल ठीक नहीं होती। और इस सूरत हाल के अंदर एक फ़ायदा ये होगा कि जो स्पाइलर्स हैं वो भी सामने आ जाएंगे कि कौन से लोग हैं जो इस सूरत हाल को दोबारा प्ले अप करना चाहते हैं। तो जो स्पाइलर्स होंगे जो सामने आ जाएं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया वो ज़ाहिर है ही बाहर, वो यूके के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, वो जहाँ जो हरकत करेगा मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कबूल नहीं करेगी, अब उनको डिसओन कर देगी कि हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और मेरा ख्याल है कि इसको कायम रहना चाहिए। और बुरे वक्त में पता चलता है कि कौन आपका दोस्त है कौन आपका दुश्मन है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा दिल किया है, और जब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये बताया तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि आप लोगों ने कमाल कर दिया, और यही जज्बा आपका होना चाहिए। और आप यकीन करें कि जब से उन्होंने कहा है तो मैंने भी फैसला किया है कि गैर ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई तनकीद नहीं की जाएगी, क्योंकि उसकी जब मुल्क को ज़रूरत है तो वो लोग सीना खोल के सामने आए। ये बड़ी बात, बड़े हौसले की और हिम्मत की बात है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली साबित भी तो होगा ना अभी ये कल तक पता चल जाएगा आपको। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पार्टी के 20-25 लोग हैं ना, ये वाकई करैक्टर का मुजाहरा कर रहे हैं। बाकी जो स्पाइलर्स हैं ना, उनका यही काम है कि अफरा तफरी फैलाते रहें और बगावत फैलाते रहें। तो अब देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया क्या करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग अपने करैक्टर का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में खुद इन्होंने ऑफर किया, और ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अच्छा, इसके साथ साथ जो अफवाज पाकिस्तान के दस्ते हैं वो ज़ाहिर वो अपने घरों से अपनी छावनियों से निकल के अब उन्होंने सरहदों पे अपने अपने मकामात जो हैं जहाँ जहाँ से पाकिस्तान की हिफाजत की जा सकती सब ने संभाल लिया हैं। छुट्टियाँ कैंसिल हो गई हैं, वो तो 2 दिन पहले ही कैंसिल हो गई थी। और एक होता है ना जी कि एक आराम वाला दौर होता है फ़ौज का, और दूसरा एक जंगी सूरत हाल होती है। तो फ़ौज जो है जंगी सूरत हाल में चले गया, जो उसको कहते हैं जो कि वार मोड। पूरी फौज हाई अलर्ट है, हाई अलर्ट वार मोड में चली गई। सबको अब पता है कि अब हमने जंग हमारे सर पे खड़ी है और मुकम्मल तौर पे हमने तैयारी करनी। इसके साथ साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा वो अलर्ट हो गया हुआ है, उसको एक्टिव कर दिया गया। और ये 2-3 जगहों पे, एक तो अमरीदके से लेकर लाहौर तक का जो इलाका है वो सारा एक्टिव है इस वक्त, और ड्रोन्स भी उसके अंदर हैं, बाकी भी जो है जो एयर डिफेंस के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मैं उनका नाम तो नहीं आपके सामने रख सकता, लेकिन वो सब इस वक्त एक्टिव है। दूसरा भावलपुर के करीब जो है ना वो सारा इलाका भी एयर डिफेंस हमारा एक्टिव है। स्पेसिफिक यही एरिया क्यों ज़्यादा सेंसिटिव है?
मेरा ख्याल है वो जो इंडिया की तरफ से आ रहा है ना कि मौलाना मसूद अजहर साहब की जो इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन से मतलब ये है कि उनके मदारस हैं, उनकी मसाजिद हैं, उनको अटैक किया जाए। और दूसरा ये था कि जो ये हाफिज सईद साहब हैं, हाफिज सईद साहब के बारे में कहते हैं मरीद के, जबकि मरीद के में उनका कोई कैंप नहीं है, ध्यान में रखें। उनकी एक मस्जिद है वहाँ पे और कैंप्स जो ज़ाहिर है उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर का जब जहाज चल रहा था उस वक्त हाफिज सईद साहब का उसके अंदर अमल दखल था। ये ज़हन में रखें, हाफिज सईद साहब कश्मीरी हैं, एक कश्मीरी होने की हैसियत है, वो हर कश्मीरी का हक है कि वो अपने वतन के लिए कोशिश करे, कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश करे। तो हाफिज सईद साहब कश्मीरी हैं, ज़हन में रखें आप। तो उस वक्त उनका एक रोल था, लेकिन जब ये रोल ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। अब देखिए उनके जो साहबजादे हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो कौमी धारे के अंदर वो दाखिल हो गए हुए हैं। दूसरा ये है कि हाफिज साहब अलील हैं, बीमार हैं और बुजुर्ग आदमी हैं, कोई एक्टिविटी उनकी नहीं है किसी किस्म की। मौलाना मसूद अजहर साहब खुद बीमार हैं और कोई उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। अब वो अगर अपने आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो अब अगर उन घरों पे ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक है ना जी, पाकिस्तान की सरजमीन है, सीधा पाकिस्तान की सरजमीन है ना जी। बिल्कुल ऐसे है जैसे पाकिस्तानी कोई अगर इदारा हो वो आरएसएस के जाके उसके दफ्तर के ऊपर अटैक कर दे, तो जब वो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने आरएसएस के दफ्तर पे अटैक किया है या उस पर्सनालिटी को हिट किया है जो एंटी इंडिया है या एंटी पाकिस्तान है या एंटी अमन, ऐसा ही इंडिया पे अटैक माना जाएगा, वो इंडिया के ऊपर अटैक माना जाएगा। तो अब अगर ये हाफिज सईद साहब के नाम पे उनकी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हमला करते हैं या उनके घर के ऊपर हमला करते हैं या उनकी किसी मस्जिद को या उनके किसी मदरसे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के ऊपर जंग होगी और ये पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा, तो उसका जवाब तो पाकिस्तान ने डेफिनेटली देना है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी इदारों का ख्याल है और इंडिया की तरफ से भी ये बार बार कहा जाए, बल्कि आप उनका मीडिया देखें ना, उसके अंदर कहा जाता है कि हाफिज सईद साहब जब तक हैं और जब तक ये मौलाना मसूद अजहर हैं, जब तक ये सोच है, बल्कि अब उन्होंने साथ साथ हाफिज आसम मुनीर को भी शामिल कर लिया, जना आसम मुनीर को भी, कि जब तक ये सोच है उस वक्त तक इंडिया के अंदर अमन नहीं आ सकता। भाई इंडिया के अंदर अमन आपने कायम करना है, ये इस अमन को ख़राब भी आप लोग ही कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि, और ये बड़े अरसे बाद फैसला हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त फैसला हुआ है कि वंस फॉर ऑल इस मसले को निपटाएं, कि हर 2, 4, 5 साल के बाद वहाँ इंडिया के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है और उसकी कास्ट पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ती है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एक्सपेंस है उसको बढ़ा दिया जाता है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्सपेंस को बढ़ा दिया जाता है, तो हमारी जो इकॉनमी है वो सफ़र करती है और इसके साथ साथ जो हमारे अफवाज है उसके खर्चे बढ़ जाते हैं और उसके ऊपर फिर पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है। तो 2001 के अंदर हुआ, 2008 के अंदर हुआ। साहब इसमें थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए ना, बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है कि 2001 के अंदर एक उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसकी कास्ट पाकिस्तान को अदा करनी पड़ी। 2008 में एक किया, पाकिस्तान को कास्ट अदा करनी, 2019 में किया, अब 2025 में किया। तो पाकिस्तान कब तक इसकी फाइनेंशियल कास्ट, फाइनेंशियल बर्डन और मिलिट्री बर्डन बर्दाश्त करेगा? तो हमने ये फैसला किया पाकिस्तान ने कि अब बिल्कुल नहीं करेंगे, एक बार वंस फॉर ऑल इस मसले को हल करें, या इंडिया सबूत दे इसके कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, ये हमारे पास सबूत है, ठीक है। और अगर सबूत नहीं है तो फिर अपना इल्ज़ाम वापस ले, और अगर इल्ज़ाम वापस नहीं लेता तो पाकिस्तान एक बार इसकी कास्ट बर्दाश्त करके इस मसले को निपटाएगा ताकि आइंदा इस टाइप की कोई सूरत दोबारा पैदा ना हो सके। तो ये पाकिस्तान ने फैसला किया। ठीक है चौसा, जब बिल क्लिंटन आया था इस रीजन में और उसने दौरा किया था पाकिस्तान का भी, इंडिया के भी, तो इंडिया ने पूरी कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान ना आए और उस वक्त एक टेरर अटैक किया गया था वहाँ पे सर, और कन्विंस किया गया था क्लिंटन को कि वो पाकिस्तान का दौरा ना करे, और तब भी यही मोड ऑफ ऑपरेंडी कह सकते हैं या मॉडस ऑफ ऑपरेंडी तब भी यही अपनाया गया था। और अभी भी सेम, जब जेडी वेंस वहाँ पे मौजूद है तो सेम इन्होंने वही हरकत की, सिर्फ अमेरिका को अपने करीब लाने के लिए कि ये देखो जी कि पाकिस्तान क्या करता है। तब भी फॉल्स फ्लैग था, और तब की एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपनी बुक में ये मेंशन किया था बाकायदा कि क्लिंटन को पता था ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसीलिए उसने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल नहीं किया था, वो पाकिस्तान आ गया था। तो जेडी वेंस को भी बहुत हद तक मालूम होगा, लेकिन इंडियंस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये कन्विंस हो जाए अमेरिका के पाकिस्तान इस तरह की स्टेट है, वो हमारे साथ आगे खड़ा हो जाए। तो आपको लगता है कि इंटरनेशनल पावर्स उस साइड पे जाएंगी? अब देखिए 2-4 साल बाद दोबारा ये खेल दोहरा दिया जाता है। इस वक्त सूरत मुख्तलिफ हो गई है, क्योंकि आप देखें ना कि अमेरिकन जो हैं वो भी, उनकी हमदर्दी भी पाकिस्तान के साथ है, और समझ रहे हैं कि यारी जाती है हर बार आप इस किस्म का पंगा करके तो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। और पाकिस्तान के पास फिर क्या ऑप्शन है जब आप उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं और आप सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर है फिर उसको फेस करना है। मुझे लगता है दुनिया अब इसको थोड़ा सा तस्लीम कर रही है और दरमियान में आ भी रही है, मामलात को सुलझाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन पाकिस्तान का पलड़ा इस बार ज़बरदस्त किस्म का भारी है, ये मैं ध्यान में रखें। देखो इस वक्त जो 4 सीनियर 3 जनरल्स हैं ना, जिनके पास पूरी एस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त, और उनमें से 3 जनरल्स ऐसे हैं कि जिन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस में काम किया हुआ है। कोई मेजर की हैसियत से, कर्नल की हैसियत से, ब्रिगेडियर की हैसियत से, और मेजर जनरल की हैसियत से, फिर वो DGMO रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو جنرل سینئر جنرل ہے وہ DGISI رہے ہیں, DGMI رہے ہیں, جو میں جنرل عاصم منیر کی بات کر رہا ہوں. تو 4 لوگ جن کے پاس اس وقت فوج کی قیادت ہے تو وہ ملٹری آپریشنز کے اندر انوالو رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ فوج کی ڈائنامکس کیا ہیں اور کہاں کہاں انڈیا کی کمزوریاں ہیں, کہاں پہ ہماری اسٹرینتھ ہے. تو اسی لیے وہ مکمل طور پہ کانفیڈنس کے ساتھ یہ اس ساری صورتحال کو ہینڈل کر رہے ہیں. اس سے پہلے ماہر ہیں, پلاننگ میں اس سے پہلے بہت کم موقع ایسے پاکستان کی فوج میں, پاکستان کی تاریخ میں آئے ہیں کہ اتنے بڑے لیول پہ جو سینئر موسٹ لوگ ہوں وہ ملٹری آپریشن سے آئے ہوں. تو یہ لوگ جو ہے نا, اسی لیے دیکھیں ان کے نروس بڑے اسٹرانگ ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. کوئی انہوں نے ابھی تک گڑبڑ نہیں کی, کوئی اس قسم کا بیان نہیں دیا جس کو ہم غیر ذمہ دار بیان کہہ سکتے ہیں, صرف ڈیفنس کے اوپر ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ جو جتنا ایک ہمارے اوپر امپوز کیا جائے گا اتنا ہی ہم ریئیکشن دیں گے, لیکن اگر فل اسپیکٹرم کے ساتھ بھی جنگ لڑنی پڑی تو لڑیں گے ہم. کیونکہ دیکھو 20-22 دن تو پاکستان بغیر سوچے سمجھے اس جنگ کو لڑ سکتا ہے کوئی ایسے. اس کے بعد پھر سیولینز کی باری آ جاتی ہے, پھر اور سیولین جو ہے نا فوج کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. پاکستان کا یہ کمال ہے کہ اس سائڈ سے جب بھی جنگ ہوتی ہے تو پورا ملک اکٹھا ہو جاتا ہے. یہ 25 کروڑ لوگوں کی جنگ ہوتی ہے, یہ کوئی 5-7 لاکھ فوج کی جنگ نہیں ہے. یہ اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیں. اس کے اندر ایک اور بڑی زبردست چیز ہے کہ یہ جو اڑی سیکٹر ہے نا, جب ہم نے دن کے وقت یہ کیا تھا ویلاگ تو اس کے اوپر لوگوں نے اڑی سیکٹر کے اوپر بہت سارا سوال کیے. تو اڑی سیکٹر جو ہے بڑا دلچسپ ہے. وہ اس طرح ہے کہ جب آپ کشمیر میں جائیں تو LOC کے ساتھ اگر آپ جا کے اس کو واچ کرنا شروع کریں تو اڑی ایک شہر ہے جو انڈیا کے اندر ہے, یعنی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے. انڈیا تو نہیں, مقبوضہ کشمیر کا حصہ ہے. وہاں سے جو LOC ہے نا وہ 14-15 کلومیٹر آگے جا کے جو پاکستانی مورچے ہیں وہ LOC سے 14-15 کلومیٹر آگے جا کے انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ جو مورچے ہیں وہ انڈیا کے لیے بہت خطرناک ہیں. اور یہ حاجی پیر بائی پاس کا علاقہ ہے, اور اس کے اوپر اگر فرض کریں گے پاکستان یہاں پہ قبضہ کر لیتا ہے تو انڈیا کی ساری نسیں دب جائیں گے. اور صرف یہاں سے اگر پاکستان 14-15 کلومیٹر پیچھے آ جائے تو وہ جو سری نگر کے ساتھ یا جموں کے ساتھ ان کا راستہ ہے یا رابطہ ہے اڑی کا, وہ 200-250 کلومیٹر اس میں فرق پڑ جائے گا, اتنا کم ہو جائے گا, کیونکہ اب انہیں بہت اوپر سے آنا پڑتا ہے اور اس سڑک سے وہ نہیں گزر پاتے. اور یہیں پہ انہوں نے اڑی ڈیم بنایا ہوا دریا جہلم پہ. تو اب پاکستان جو ہے نا اس معاملے میں بہت سخت ہے, اور اگر اس سائڈ سے پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ 100 قدم بھی آگے آتے ہیں تو ڈیمز نہیں چھوڑیں گے پاکستان کے, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ان کے ڈیم نہیں, یہ ہمارے ڈیم ہے, یہ ہمارا پانی ہے جو انہوں نے چوری کیا ہوا ہے, اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنا پانی واپس لینا ہے اس سے. تو یہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا اس کے لیے. باقی آپ نے ایک چیز کو اور یہاں پہ ذکر کیا تھا کہ ان کی جو کمرشل فلائٹس ہیں وہ بند کی گئی ہیں. ایک چھوٹی سی انفارمیشن میں سروس کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں, اس میں پھر آپ نے ایک ڈیٹیل ہمیں بتانی ہے کہ دراصل اصل میں کیا وجہ ہے جو یہ اس دفعہ بند ہوا ہے. 2019 میں 700 کروڑ سے زیادہ کا نقصان اٹھا چکا ہے انڈیا جب ایئر اسپیس پاکستان نے بند کی تھی. ابھی بھی 300 فلائٹس جو ہیں تقریباً انڈیا کی جو ویکلی جو آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, انہیں نقصان ہو رہا ہے, ٹائم بھی لگ رہا ہے, پیسے بھی 2-2.5 گھنٹے ٹائم زیادہ ہو گیا, یہ تو وہ ٹکٹ مہنگے ہو گئے, یہ تو وہ انفارمیشن ہے جو اویلیبل ہے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا نقصان تو ہو رہا ہے. لیکن ایک بہت بڑی ریزن آپ کے پاس ہے, آئی نو, وہ آپ بتانے جا رہے ہیں کہ دراصل یہ فلائٹس بند کیوں ہوئی. اب یہ اس طرح ہے کہ جو ایبٹ آباد ایک سرجیکل آپریشن کیا تھا انڈیا نے, اگر آپ کو یاد ہو, فروری 2019 میں, جس کے بعد پھر یہ پاکستان کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا تھا. آپریشن تھا نہیں, آپ اسٹنگ آپریشن, ٹھیک ہے, وہ ان کا سو کارڈ انڈیا کی طرف سے. میں انڈیا کا نیریٹو بیان کر رہا ہوں, ایک کوا مارا تھا. آپ اس کو دل پہ نہ لو. بعض اوقات مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ مجھے انڈین سمجھ. نہیں, آپ فیکٹ بتا رہے ہوتے ہیں, میں تو ذرا انڈینس کو کھل کے جواب دے رہا ہوں, بڑی مجھے محبت ہوئی. اچھا, بہرحال اس طرح تھا کہ ایک نا جب کوئی کمرشل فلائٹ آتی ہے تو اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے, اور وہ کوڈ جو ہوتا ہے نا اس کے بعد وہ سرکولیٹ کرتا ہے, پھر سب کو پتہ چلتا ہے کہ ایک کمرشل فلائٹ آ رہی ہے اور اس نے یہاں سے گزرنا ہے, اس کا روٹ ایک طے ہو جاتا ہے. تو جب اس ٹائپ کے آپریشنز ہوتے ہیں نا, یا اس ٹائپ کے سٹنگ آپریشن ہوتے ہیں, یا اس ٹائپ کی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, تو ہمیشہ جو جہاز ہوتے ہیں, ایئر فورس کے جہاز ہوتے ہیں, وہ کمرشل فلائٹ کے ساتھ اڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس طرح اڑتے ہیں کہ کچھ اوپر ہوتے ہیں, کچھ نیچے ہوتے ہیں, اور ان کے اندر گیپ نہیں ہوتا اور فاصلہ نہیں ہوتا. تو جو ریڈ آ رہا ہے نا, وہ جب نیچے سے دیکھتا ہے نا تو اس کو ایک ہی جہاز لگتا ہے, اسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی جہاز آ رہا ہے. تو یہ جو ایبٹ آباد کے اندر انہوں نے ایک جسارت کی تھی, جس کو میں کہتا ہوں, جو کوا مارنے کے, تو وہ ایک کمرشل فلائٹ تھی, ایئر انڈیا کی کمرشل فلائٹ تھی. اور جب کمرشل فلائٹ آئی تو اس سے پہلے کوڈ نکلا کہ کمرشل فلائٹ آ رہی ہے, پاکستان نے اس کو کمرشل فلائٹ سمجھا, اور اس کے ساتھ ان کے جو ایئر فورس کے, انڈین ایئر فورس کے جہاز تھے, وہ آئے اور آ کے ایبٹ آباد کے اندر انہوں نے بم گرا کے 2.25 منٹ میں واپس چلے گئے. اچھا. اور انہوں نے صرف یہی حرکت کی کہ پاکستان کے اندر داخل ہوئے اور فوراً انہوں نے اپنے میزائلز مارے, اور اس کے بعد امیڈیٹلی جو پیچھے ہٹا تو پھر پاکستان کو پتہ چلا ریڈار میں کہ یہ ایک جہاز نہیں تھا, اس کے ساتھ اور بھی جہاز تھے. بہت بہادر تھے. اور اس وقت دیکھیں پاکستان کے پاس 2 آپشن تھے. ایک آپشن تو یہ تھا کہ امیڈیٹلی آپ ان کو ہٹ کر دیتے جہازوں کو,
उसके अंदर खतरा ये था कि अगर आप उनको हिट करते, जो कमर्शियल फ्लाइट थी उसको नुकसान पहुंचने का खर्चा था, क्योंकि उसने हिट जाना था, उसने हिट हो जाना था। और अगर कमर्शियल फ्लाइट जो हिट हो जाती तो इंडिया ने प्रोपेगेंडा करना था कि देखें जी ये बड़े बहादुर बनते हैं, इन्होंने कमर्शियल फ्लाइट को हिट कर दिया और ये लोग इतने लोगों की जान गई, जबकि इंडिया को सोचना चाहिए था कि वो अपने लोगों की जान को खतरे में डाल दें। और वो सेंट्रल एशिया में जा रही थी फ्लाइट इस वक्त। तो अब इस मरतबा भी पाकिस्तान का यही खदशा था कि जब ये लोग हरकत करेंगे तो हो सकता है कमर्शियल फ़्लाइट के साथ ना ये अपने जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल करके इस टाइप के सर्जिकल कोई ऑपरेशन कर दें, किसी कवर में ना। तो इसलिए फौरी तौर पे तमाम फ़्लाइट्स को बंद कर दिया गया है ताकि पाकिस्तान के ऊपर से गुजरे ना। और दूसरा वो है जो माली नुकसान, कि इंडिया को माली नुकसान बहुत ज़्यादा, हमारी तो पहले ही एयर ट्रैफिक नहीं चल रही पाकिस्तान का, तो साइड से जाना भी नहीं ना, साइड ही दूसरी है। वो श्रीलंका जाते हैं ज़्यादा, थाईलैंड जाते हैं, और वो चाइना का रास्ता हमारे पास खुला हुआ है, वो ज़्यादा आधा घंटा मजीद इंक्रीज हो जाता है, फर्क हमें पड़ता कोई नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान एयर इंडिया को हो रहा है। एयर इंडिया 300 फ्लाइट्स तो जो थी उन्हें उनकी इस वक्त बैठ की हुई हैं और इमीडिएटली, और टिकट्स डबल हो गए हुए हैं। अगर वो आप फर्ज करो 50,000 का टिकट जो है 90,000 रुपये पर पहुंच गया हुआ है। और अभी जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट थे उन्हें वापस जाना था, 2 घंटे उनको एयरपोर्ट पर बैठना पड़ गया। उसकी वजह यह कि उनकी फ्लाइट को भी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। तो ये सूरत हाल वहाँ पे है। तो ये कमर्शियल फ्लाइट जो है ना, एक तो इंडिया को नुकसान पहुँचाने के लिए, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि जनाब इस तरह भी नुकसान होता है। और फिर इसके साथ साथ जो बाकी है वो इसलिए भी है कि कहीं कमर्शियल फ़्लाइट की आड़ में वो अपने जहाज़ों को आगे न लें। अब हम इसको ख़त्म करते हैं और आखिरी हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान 100% जंग के लिए तैयार है इस वक्त। ठीक है। और वंस फॉर ऑल फैसला कर लिया पाकिस्तान ने कि जो दाएं होता है दाएं हो जाए, बाएं होता है बाएं हो जाए, जो होना है हो जाए, जो आसमान करना है गिर जाए एक बार। ठीक है, ताकि मसला देखें। और ये याद रखो कि जब एक गरीब आदमी होता है ना, तो उसके हाथ में जो भी हथियार होता है वो उसको चला देता है, क्योंकि उसको अंदाज़ा होता है कि मेरे पास तो यही है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो पाकिस्तान जो है उसका डिफेंस बड़ा तगड़ा है। और जो चौधरी शुजात ने कहा था ना कि हमने कुछ शबरात में चलाने के लिए पटाखे नहीं रखे हुए, तो पाकिस्तान इस मामले में बड़ा तेज़ है। और जो एक होता है ना मैडमैन थ्योरी कि एक पागल आदमी, तो पाकिस्तान इस मामले में अपने डिफेंस के मामले में मुकम्मल तौर पर पागल है। ये बिल्कुल ना दाएं देखते ना बाएं देखता है, तो लग पता जाएगा वैसे। ठीक होता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। तो नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। खबर मेरे पास आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलूं। जब से इंडियन एयरफोर्स ने हाई अलर्ट जारी किया है, तब से पाकिस्तानी कबाड़ियों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है कि जरा अपने जहाज भेजो तो सही, हमारा कबाड़ भी यहाँ पे तैयार है, हम जरा उससे कुछ कर आके कुछ और बना के आपको उसका वापस करेंगे। तो अपना ख्याल अपने बहुत रखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और इंडियन व्यूवर्स के लिए कि काइंडली अपने जो गोदी मीडिया है ना उसके अलावा भी कुछ देखा करें, अदर पर्सपेक्टिव आपको पता चले, ये आपको बेवकूफ़ बनाता रहता है आपका मोदी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।